नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लोकसभा चुनाव के मुकाबले में खड़ी होने के बजाय कांग्रेस अपने टूट रहे नेताओं को संघर्ष का उपदेश देने में लगी है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को महत्वहीन बताने की कोशिश कांग्रेस की भूमिका को ही महत्वहीन बना रही है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई में क्या कोई बुनियादी दोष आ गया है जिसके कारण संगठन का चलना मुश्किल हो रहा है? क्या कांग्रेस पुत्रमोह की रणनीति में संगठन की बलि चढ़ा रही है? कौन है कांग्रेस के धृतराष्ट्र? क्या कांग्रेस हमेशा से संघर्ष का अभिनय करती दिखाई दे रही है? ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब जानने की कोशिश आज हम इस चर्चा में करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। ये झटके बीजेपी की रणनीति से लग रहे हैं या खुद उसकी कोई बड़ी कमी है? आज फिर बीजेपी में कई कांग्रेसी शामिल हुए। इस दौरान फिर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसा। भाजपा का परिवार बढ़ रहा है और जिस प्रकार से आज भी ज्वाइनिंग हुई, कौन सी पार्टी बची है जिसमें कोई कार्यकर्ता रहना चाहते हैं? सभी भाजपा में आना चाहते हैं। मैं भाजपा में आने वाले सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सबका स्वागत करता हूं और हमने आश्वस्त किया है कि भाजपा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार भी बनाने जा रही है और हमारी सरकार सभी लोगों का सम्मान का ध्यान रखेगी, उनके सुझाव पे काम करेगी। इधर कांग्रेस प्रवक्ताओं को बीजेपी कार्यकर्ताओं की चिंता है। के मिश्रा ने कहा कि भाजपा का मूल कार्यकर्ता इन दृश्यों को देखकर जरूर दुखी होगा, क्योंकि वो सालों से सिर्फ और सिर्फ दरिया ही बिछा रहा है। अब तो उस दरी पर भी कांग्रेस के दलबदलुओं का कब्जा हो गया है। कुछ दिनों बाद ये स्वार्थी जमीन की मिट्टी भी खोद कर ले जाएंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। संगठन की कमजोरी नहीं, ये संगठन की खुशनसीबी है कि जो धन कुबेर हैं, जिन्हें धन से मोहब्बत है, वो भाजपा में जा रहे हैं, क्योंकि ये भी 5 साल यहाँ कुछ कमाई के चांस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो जमीन पर बेचारा आज तक दरी बिछाता है, अब वहाँ मंच पर इतनी जगह पूरी हो चुकी है कि अब यहाँ से गए दल बदलू मंत्री भी जमीन पर बैठे हुए हैं दरी पर, तो वो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को अब दरी पे भी जगह नहीं मिलेगी। और जो वहाँ जा रहे हैं वो इतने कलाकार हैं, कांग्रेस को खा चुके हैं, अब वो वहाँ की मट्टी भी खोद लेंगे। सवाल ये है कि बीजेपी का ये विजय अभियान क्या कांग्रेस के संघर्ष का परिणाम है या कांग्रेस के स्वार्थ की राजनीति, जन भावनाओं की उपेक्षा और पुत्रमोह की परिणति है? अगर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संघर्ष के मोड में रखने में सफल होती तो न तो कोई नेता पार्टी छोड़ता और न ही किसी नेता को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर पाती। ये अब विचारणीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो कांग्रेस संघर्ष और उत्कर्ष, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बृजगोपाल लोहे जी इस डिबेट में जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से तनय अग्रवाल जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तनय जी, जिस तरह से अब लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये कोई बीजेपी की रणनीति है या फिर संगठन की कमजोरी से माना जाए? तनय जी। जी, सबसे पहले तो जो 2014 में ये वादे करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो अब बीजेपी युक्त कांग्रेस बनाते जा रहे हैं। उनके खुद के नेताओं को जगह नहीं मिल रही है तो वो कांग्रेस से आ रहे नेताओं को कहां जगह देंगे? ये सवाल उन्हीं से बनता है, हमसे तो क्या ही पूछेंगे आप। लेकिन आपके नेता जा क्यों रहे हैं, ये सवाल तरीके से कार्यकर्ता है जी, जो उनके मूल कार्यकर्ता हैं, वो उन लोगों को आज भी दरी बिछाने की और साफ सफाई करने की, पानी पिलाने की जो अभी भी रस्म चलाई जा रही है, तो जो कांग्रेस से कार्यकर्ता बीजेपी में जा रहे हैं वो सारे अहम पद कैसे लेंगे? जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस को खा रहे थे, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना कि वो बीजेपी में जा रहे हैं जी। जिनको सिर्फ अपने धन से मोह था, जिनको ये पूरी आशंका थी कि अब 5 साल क्योंकि सरकार नहीं है, 5 साल क्योंकि विपक्ष की भूमिका निभानी है, तो जो अच्छे विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाएंगे वो जा रहे हैं। जिनको अपने धन से मोह था, जिनको ये था कि हम नहीं कमा पाएंगे, तो वो जाएं। हमारे लिए तो अच्छा ही है ना।
लेकिन चुनाव के समय ही क्यों जा रहे? इतने समय तक यदि कांग्रेस ने चिन्हांकित कर लिया था कि ये लोग संगठन के लिए सही नहीं है, तो हो सकता है पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दी होती अब तक। तनय जी, ये तो भाजपा जाने कि वो चुनाव के पहले ही ईडी और सीबीआई को क्यों एक्टिवेट करती है। क्या ईडी और सीबीआई बाकी के 4 साल गायब हो जाती हैं या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता? वो सिर्फ एक एक्ट लेके चुनाव के 6 महीने पहले लाई जाती हैं कि अब हम चुनाव आने वाले हैं, तो हर पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को, कुछ कार्यकर्ताओं को अपने ईडी और सीबीआई की तरफ ये सवाल घुमा दिया आपने। मैं बृजगोपाल लोया जी का रुख कर लेता हूं। बृजगोपाल जी, जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि जो लोग दल को खा रहे थे, अच्छा ही एक तरह से पार्टी की खुशनसीबी है कि अब वो यहां से जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए क्या ये घातक साबित होंगे, या फिर ये जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि जो मूल कार्यकर्ता है बीजेपी का, वो इनके आने से पार्टी में दुखी हो जाएंगे? क्या ऐसा आप मानते हैं? देखिए, 2 बातें जी। वो जो उन्हें जवाब देना चाहिए अपने कार्यकर्ता के विषय में, तो उसमें तो वो नेगेटिव बात करते हैं जी, और जो उन्हें पॉजिटिव देना चाहिए उसमें तो वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। एक बार मैं सर्वप्रथम आपसे कह दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते सर्वप्रथम ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में जो कार्यकर्ता जुड़ते हैं, जिन कार्यकर्ताओं को बनाने में संगठन अपनी भूमिका निभाता है, उनमें से एक कार्यकर्ता का भी जाना निश्चित राजनीतिक क्षति होती है। परंतु कांग्रेस पार्टी इस बात को ना तो स्वीकार करना चाहती, ना मानना चाहती, बल्कि उसके ऊपर एक झूठ का आवरण डालने की कोशिश करती है। अभी कह रहे थे कि ईडी सीबीआई, मध्य प्रदेश में 16,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग स्तर के, जो सांसद रहे वहां से लेकर बूथ के प्रभारी तक, गांव के सरपंच, जनपद पंचायतों के सदस्य, जिला पंचायतों के सदस्य, ये लोग छोड़कर गए। और यदि कांग्रेस पार्टी मानती है कि ये उनके लिए अनुपयोगी थे, ये मानती है कि वो बाहर थे, ये मानती है कि वो डर रहे थे, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी में उन सब का स्वागत करते हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया है, जिन्होंने इस मानसिकता से कभी राजनीति को में शामिल हुए थे कि राजनीति के माध्यम से समाज की और देश की सेवा करेंगे। परंतु आज कांग्रेस का बहुसंख्यक कार्यकर्ता ये मान रहा है कि ना तो कांग्रेस समाज की कोई सेवा कर रही है, ना राष्ट्र की कोई सेवा कर रही है। तो जब आपके पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है और ना कोई नियत है, तो निश्चित है कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ेगा। और मध्य प्रदेश में कम से कम मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों का प्रवेश हुआ है। अब दूसरा, इनका जो आपका प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नहीं है ये, भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि देश के 140 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करें, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को स्वीकार करें, क्योंकि हम तो अपना कुनबा बढ़ाने के लिए आए हैं। जिन्हें केवल एक परिवार को बढ़ाना है और देश भर के कार्यकर्ताओं को तोड़ना है, उनके लिए ये सोच मुबारक हो सकती है, परंतु हमारे लिए तो हर वो कार्यकर्ता जो देश, देखिए एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा कि जो लोग राष्ट्र को विकास की गति के साथ चलता हुआ देखना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि गरीब का कल्याण हो और इस नाते वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो किसी के भी दल के हो, किसी भी दल के हो, उनका सम्मान होना चाहिए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राघल जी का रुख कर लेते। राजेंद्र जी, कांग्रेस कह रही कि हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे लोग हमारे दल को छोड़कर गए जो कहीं ना कहीं दल को खा रहे थे। बीजेपी ने ऐसे लोगों का स्वागत कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है अभी, जिसका कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया हम तक, कि क्या ये संगठन की कमजोरी नहीं, खुशनसीबी है जो कि कांग्रेस पार्टी मान रही है? ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है जी कि हमारे दल को वो खा रहे थे। कोई दीमक तो थे नहीं वो जो दल को खा गए। बिल्कुल जी, परंतु दल को खाने वाले लोग अगर थे तो पार्टी उनको निष्कासित कर देती, बाहर कर देती। यही सवाल था। आज उनके जाने पर गम मनाने से फायदा क्या है? और जिस पार्टी के अंदर वो जा रहे हैं उस पार्टी का तो मनोबल बढ़ेगा निश्चित रूप से, उसका कुनबा बढ़ता है तो उससे भी अच्छा लगता है, उसका परिवार बढ़ता है। क्योंकि यहाँ परिवार बढ़ाने की और मोदी का परिवार जिस तरीके के डायलॉग्स दिए जा रहे हैं उसके अंदर ये देखने की जरूरत है कि वो कितना लंबा विस्तारित होता है। कांग्रेस जो है जितनी डैमेज हो सकती है उतनी डैमेज अपने आप होती है, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी खुशी होती है, हर्षोल्लास होती है। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा जी। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज वो दल छोड़ के जाने में क्यों रुचि रखने, क्या कारण है ऐसा? कुछ दबाव ये भी हो सकता है जो तन्मय कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कहीं किसी डर से, ये हुआ भी है इस देश के अंदर, ऐसा नहीं है।
कि कहा जा रहा है कि कोई अपने प्यार मोहब्बत में किसी तरीके की चीजें को छोड़ के जा रहा है। इसके पहले भी कई घटनाएं हुई हैं ऐसी इस तरीके की, जो अखबारों के माध्यम से और सूचना तंत्र के माध्यम से और मेरे सिविक सेंस से भी ये कहा जाता है कि ऐसा होता रहता है। परंतु ये आज नहीं, ये तो आदि अनादिकाल से इसी तरीके से हुआ। जब कांग्रेस राज कर रही थी कि आपका डिस्टरबेंस करते हैं बार बार 1 2 0 वाले लगा के मुझे, तो ऐसे कैसे मैं डिबेट करूंगा इसको? चेक कर रहे हैं क्योंकि कम से कम मैं 25 कॉल इसको उठा चुका हूं, उठाऊंगा तो स्काइप से कट हो जाऊंगा। जी चेक करो सर जी। तो मैं आपको रेगुलरली ये कहना, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से दबाव की राजनीति होती है, दबाव की राजनीति तो कांग्रेस ने भी की है। जब लगा उसे कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ आगे बढ़ने लगी थी, उसके नेताओं को भी तोड़ा गया था। आज वही काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और इतना कांग्रेस विचलित क्यों हो रही है? 35-40 साल राज करते हुए उसको इस देश में हो गया, और अगर 10 साल 12 साल भारतीय जनता पार्टी को राज करते हुए हुआ है, और जो प्रगति और विकास जो देखने को मिल रहा है, और जनता जनार्दन जिस तरीके से खुश है, उसका साथ देना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता हमसे रुष्ट होकर जा रहा है, हमारे जी क्यों जा रहा है छोड़ के, इसका कारण ढूंढना चाहिए। इनके नेताओं की आदत ये है कि जिस समय पे चिंतन मनन या टिकट बांटने की बारी आती है, तब इनके नेता जो है पदयात्रा करते हैं। पदयात्रा के साथ साथ में पता चलता है कि जिस समय पे पदयात्रा करने का समय आता है, उस समय विदेश यात्रा करने लगते हैं। तो आखिर के कांग्रेस की पहली पंक्ति जो है, यानी पहली पंक्ति में कहा जाए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, ये पहली लाइन के कार्यकर्ता भी छोड़ के जाने वाले थी क्या? जिस तरीके से कमलनाथ के लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं जी, इसमें कहीं न कहीं मुझे जो ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ भी बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या कारण है कांग्रेस में रुकने का, ये तो नहीं पता। जिस तरीके से एक हवा चली थी, और जिन्होंने जो उनके स्पीचेस थे, जो भाषण उन्होंने दिया था, और कहीं ना कहीं ये स्मेल आ रही थी उनके इससे कि वो अब पाला बदलने वाले हैं। और पाला क्यों नहीं बदला गया, क्या कारण था? नेगोशिएशन नहीं हो पाया या कोई और कारण था, ये तो अभी छुपा हुआ है, सामने नहीं आया है। क्योंकि बड़े नेता हैं, अगर कमलनाथ जाते हैं, बड़े नेता हैं, तो कमलनाथ जाते हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस को डैमेज होगा, बहुत डैमेज होगा, और कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज हुआ भी तने जी। लेकिन क्या अब भी पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि इतने सारे कार्यकर्ताओं का, बड़े नेताओं का ऐन मौके पर जब चुनाव सर पर है, पार्टी छोड़कर दूसरे दल में प्रवेश करना कोई क्षति है? क्या इससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती? क्या कोई कारण आप लोग ढूंढ पाए कि इसके पीछे की खास वजह क्या थी? जाने के पीछे उनकी अपनी रुचि थी, मजबूरियां थी, डर था, क्या था? क्या आप लोगों का मनन कहता है तने जी? ये सवाल का जवाब आप ही के प्रश्न में है कि उनकी मजबूरियां भी थी, उनका डर भी था। कैसी मजबूरी, किसका डर? लेकिन सवाल तो ये भी है जी, क्यों मजबूरियां हैं, क्यों डर है? मजबूरी भी है, उनका डर भी है, और कहीं ना कहीं वो संघर्ष से डर भी रहे हैं जी। क्योंकि अभी 5 साल कांग्रेस को विपक्ष की राजनीति करनी है, तो विपक्ष जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक ये लोकतंत्र सही से नहीं चल पाता है जी। तो जो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे थे वो जाएं जी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जिनको अपने सिर्फ धन से मोह था वो जाएं, जो संघर्ष करना चाहते हैं, जो पीछे रुके हुए हैं, जो जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, वो खड़े रहे यहाँ पे, और अभी भी खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में खत्म नहीं हुई है, और आपको कांग्रेस से तो जाने वाले दिख रहे हैं, पर आपको भाजपा कांग्रेस में आने वाले नहीं दिख रहे। लेकिन जाने वालों की फेरी थोड़ी लंबी लग रही है जी। कुंवर कामेश अली जो कि सिटिंग एमपी हैं, उनने ज्वाइन किया। पप्पू यादव जी जो कि बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, उनने ज्वाइन किया। मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में हो सकता है कोई आए, मैं कह नहीं रहा हूं पक्का आएगा, पर हो सकता है आए। तो मतलब आप तो सिर्फ एक ही नजरिया देखना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस से जा रहे हैं। मैं मानता हूं लिस्ट बड़ी है जी, पर उनके ऊपर भी कुछ दबाव बनाए गए हैं ईडी के, सीबीआई के, और उनके ऊपर कुछ ऐसा मोह फेंका गया, पैसों का मुंह दिया गया, उनको कहीं ना कहीं से ऑफर दिया गया कि आप भाजपा में आ जाइए, आपको ज्यादा अच्छा पैसा कमाने का क्या ऑफर था ये कांग्रेस नहीं दे पाई। बृजगोपाल लोया जी से बेहतर तो डिबेट में हमें बता नहीं पाएंगे। बृजगोपाल लोया जी, क्या ऑफर दिया आखिर बीजेपी ने, जवाब दें। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऑफर तो सीधा सीधा है कि जिसे राष्ट्र सेवा करनी है वो आए, जिसे गरीब कल्याण करना है वो आए, उनका सबका स्वागत है। तनय जी को बल्कि मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अभी कहा कि आने वाले 5 साल आऊंगा तनय जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा में बैठना है। तनय जी बिल्कुल ठीक बात आपने कही है, मगर 5 नहीं, आपको अभी बहुत लंबे समय तक बैठना है।
एक और बात मैं आपसे कहूंगा, देखिए अमित जी, ये कोई हो सकता है कि कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी में लोग जा रहे हैं तो दबाव होगा, ये होगा, वो होगा। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास केरल में देने कुछ नहीं है, मगर केरल के सबसे बड़े नेता करुणाकरन की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल क्यों कांग्रेस छोड़ जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाती है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ए.के. एंटोनी का बेटा अनिल एंटोनी कांग्रेस छोड़कर किस तरह भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, किस तरह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की पूरी इकाई टीएमसी में चली गई, किस तरह लगभग कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में चले गए। यानी एक बात तय है कि कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, कहां किस राज्य में किस दल में जाएंगे वो दूसरी बात है। तो सीधी बात है कि कांग्रेस का अयोग्य नेतृत्व, जिनमें नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं है, वो लोग जब नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको न तो टाइमिंग का कोई शेड्यूल है, जो अभी हमारे सम्मानीय अतिथि कह रहे थे राजन जी कि जब टिकट बांटना होता है तो यात्रा पे होते हैं, और जब यात्रा करनी होती है तब विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो देखिए, इस तरह के लोग जिनके पास ना कोई नीति है, ना कोई नियत है और ना कोई नेता है, तो निश्चित रूप से वहां कोई नहीं रहना चाहेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, जिसके पास राष्ट्र को विकास की मुख्य धारा तक ले जाने और विकसित भारत के संकल्प की नियत है, और जिसकी गरीब कल्याण की नीति है। तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी आज सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। जी ठीक है। तनय जी, क्या कांग्रेस के पास वर्तमान समय में कोई नीति, नियत या नेता नहीं है, बीजेपी का आरोप है? हमारे पास नेता भी है, हमारे पास नीति भी है, हमारे पास नियत भी है। नेता हमारा शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इन लोगों को इस बात से क्यों इतनी दिक्कत होती है कि कोई नेता पदयात्रा कर रहा है? अगर इससे देश एक हो रहा है, जो आप लोगों ने इतने साल नफरत फैला दी है, अगर देश एक हो रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें? क्या आप ये नहीं चाहते कि देश एक हो, कि ये संघी परिवार और आरएसएस की फैलाई हुई नफरत पे ही चलता रहे, कि समाज के किसी भी वर्ग को एक साथ मिलकर ना मोहब्बत करी दी जाए, ना कुछ करने दी जाए, सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करी जाए। और ये गरीब कल्याण की बात करते हैं, तो क्या पेट्रोल पे 2 रुपए सस्ता करके ये समझना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा गरीब कल्याण हो गया हमारे पास? ठीक है, लेकिन क्या आप नहीं मान रहे हैं कि दल टूट रहा है? क्या 2 रुपए से गरीब कल्याण हो जाता है आपका? मेरा सवाल है। ठीक है तनय जी, लेकिन जो दल की बात है, जैसे कि बार बार बीजेपी कह रही है कि वहां कुछ रहा नहीं कि लोग ठहरे, बड़ा नेतृत्व भी आ सकता है, जैसे राजेंद्र जी ने भी इशारा किया है। आने वाले समय में क्या स्थिति आप देखते हैं अपनी पार्टी की? क्या स्थिति बेहतर होगी, या आपको लग रहा है कि अभी एक तरह से स्क्रूटनी चल रही है पार्टी की, नया रिक्रूटमेंट भी हो सकता है जिससे दल को मजबूती मिल सकती है? बिल्कुल स्क्रूटनी चल रही है, बिल्कुल। अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पूर्णता से एक वैसी ही मजबूत पार्टी खड़ी होगी जैसी वो पिछले चुनावों में रही है, और 2028 में भी हम वैसे ही चुनाव लड़ेंगे, और 28 और 24 में लोकसभा चुनाव भी पूरी शक्ति, पूरे बल से लड़ा जाएगा। ठीक है राजेंद्र जी, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पूरी शक्ति और बल से लड़ने की स्थिति में वर्तमान में कांग्रेस है? मैं आपको एक बात बताता हूं, भारतीय राजनीति का एक जो फंडा अभी देखने को मिला है जी, इस चुनाव में खास करके जी, जो क्षेत्रीय दल थे, जो जिस तरीके से साउथ इंडिया में काम करते थे या वेस्ट बंगाल में काम करते हैं, आपने देखा होगा जी, या यूपी और बिहार में जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में काम करते हैं जी, उन दलों को खत्म करने की राजनीति अब चल रही है। देश को एक ही माला में पिरोने की कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हों, और उनकी पॉलिसियों और उनकी विचारधाराओं को मानते हुए, या कुछ फ्रस्ट्रेशन भी रहता है, अपना भी कुछ फ्रस्ट्रेशन रहता है, साथ में दबाव भी कुछ रहता है। इस तरीके की जो राजनीति, ये तो राजनीति है, शाम दाम दंड भेद की राजनीति होती है। राजनीति तो बहुत अच्छे से चाणक्य को भी जानी है, बाकी राजनीति को समझिए कि राजनीति क्या होती है। राजनीति के अंदर कोई किसी का बेटा या किसी का बाप नहीं होता है जी। राजनीति जो है, वो राजनीति का बड़ा एक अजीब सा फंडा है, धर्म है वो राजनीति, कि उसे क्या किस समय पे क्या करना है। नीतीश कुमार मेरा ख्याल है पूरे वर्ल्ड पे रिकॉर्ड बना के बैठे होंगे। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो इस तरह इतना लंबा समय और इस तरीके से दल बदल के, दल अलग के ये सारी चीजें करता रहा है। तो उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड ही उन्होंने ध्वस्त कर दिए जी। इससे ये लगता है कि क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, और साउथ इंडिया की तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का प्रयोग कर रही है, उससे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। वहां पर साउथ में अच्छे खाते खुलेंगे, खास करके तमिलनाडु और
आंध्रा की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं देश को कैप्चर करने की बात चल रही है जी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क इतना होता है कि जो कांग्रेस है इस समय पे, वो कांग्रेस में हर दिन एक गिरावट आते जा रही है और इतनी गिरावट कभी देखने को मिली नहीं। अगर पुराना समय भी देखेंगे, अर्जुन सिंह जी ने या एनडी तिवारी ने जिस तरीके से अपना एक दल बना लिया था, घटक दल बना लिया था, उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, परंतु वो भी कांग्रेस से नाराज होकर चले गए थे। ये जितने पुराने नेता दिखते हैं आपको, राजनारायण और ये सब चीजें, वो कहीं ना कहीं सब चीज की टूटी हुई परंपरा है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं जिसमें सिंधिया जी के जो श्रीमंत वो थे, राजमाते जी, और राजमाते जी के साथ में ये भी सब वही थे। दिग्विजय सिंह को भी अगर देखेंगे तो उनका इतिहास भी जो है वो जनसंघ की तरफ ही रुझान करता हुआ हिंदू महासभा की तरफ ही था। गोपाल भार्गव एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पहले कांग्रेस में था। राजेंद्र शुक्ला हैं जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी पहले कांग्रेस में ही थे। तो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के आने के पीछे कुछ न कुछ कोई कारण होगा। राजनीति तो एक धर्म है, राजनीति का पालन करते हुए आदमी अपनी शीर्ष पे पड़ता है, परंतु देश के बारे में चिंता करना राजनीतिज्ञों को बहुत जरूरी है। अगर इसी तरीके से व्यवस्थाएं चलेगी तो धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म हो चुका होगा। सिर्फ राजतंत्र की बात आएगी कि एक पार्टी राज करेगी और लोकतंत्र नाम की कोई व्यवस्था नहीं देगी। इस पर चिंता करना चाहिए। वो समय चला गया जिस पर बिजली, सड़क, पानी पे हम चुनाव लड़ा करते थे और चुनाव जीत जाया करते थे। आज इन तीनों मूलभूत आवश्यकताओं की अभी भी कमी है। अभी एजुकेशन की भी कमी है, एजुकेशन भी देखने को नहीं मिलती, कई जगह बिजली देखने को नहीं मिलेगी, कई जगह पानी नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान भर में इस तरीके की बातें। आपने अभी कर्नाटका का ही देखा कि बेंगलोर पूरा खाली हो रहा है। ये सब चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरफ राजनीति को कौन ले जाएगा? अगर राजनीतिक पार्टियों का यही धर्म रहेगा कि चुनाव आएंगे और चुनाव के समय पर आना जाना चलता रहेगा, पाला बदलते रहेंगे, तो पाला बदलने से क्या भारत चल जाएगा, देश चल जाएगा? क्या ये पार्टी के लोग चला लेंगे इस देश को? आम आदमी की क्या वक्त है? उसके पास किस तरीके का, उसके पास कोई गारंटी है? आज मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो क्या हमको लगता है कि हम सेफ हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, सुरक्षित हैं? ठीक है, किस तरीके से बदायूं में आपने हादसा देखा है, तो ये इस हादसों के पीछे कौन है आखिर करके, क्या कारण है, इन सबको जानना जरूरी है। ये राजनीति को तो बहुत चुनाव के समय पर याद रखना चाहिए, बाकी 5 साल राजनीति को थोड़ी याद रखनी है। बिल्कुल सही बात है। और चुनाव के समय ही जैसे कि आवक जावक लगी हुई है, बुनियादी मुद्दे गायब हो गए हैं पटल से, जैसा कि राजेंद्र जी कह रहे हैं। वो तो उस समय पर ये होता है, भीड़ जाना, भीड़ आना, परंतु ये कांग्रेस में गिरावट है कहीं ना कहीं, और कांग्रेस की नीति और नियत से ये प्रभावित होके, परेशान होके कहीं ना कहीं वहां जा रहे हैं। और कुछ परेशानियां भी हो सकती है, वो इंटरनल परेशानियां तो बिल्कुल पब्लिक डोमेन पर कांग्रेस डिस्कस नहीं कर पा रही। बृजगोपाल लोहे जी, क्या आप भी सहमति रखते हैं राजेंद्र जी की बात से कि अब देश में जो है, जैसा कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, केवल राजतंत्र स्थापित हो रहा है, और खासकर चुनाव के समय सबसे ज्यादा होता है जब तमाम जो जनप्रतिनिधि होते हैं दूसरी पार्टी से अपना दल बदलते हुए निजी स्वार्थ के चलते दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको कि इस देश में लोकतंत्र कब खत्म हुआ था? 25 जून 1975 की आधी रात को, जब देश का संविधान सस्पेंड कर दिया गया था, आपातकाल लगा दिया गया था, और मीसा के कानून के तहत देश भर के लोगों को, चाहे वो पत्रकार हो, अभिनेता हो, गीतकार हो, गजलकार हो, अखबार नवीस हो, राजनेता हो, सबको जेलों में डाल दिया गया था। वो करने वाली कांग्रेस। दूसरे समय में आप देखेंगे कि कब कब कांग्रेस ने क्या क्या खाया है इस देश को, सब मालूम है। देश त्राही त्राही कर चुका है। राजेंद्र जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आज बिजली, सड़क, पानी मुद्दा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का नतीजा है। माननीय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज वो मुद्दे नहीं है कि जब लोगों के 57 साल से ज्यादा इस देश में सरकार चलाने वाली कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार इस देश के लोगों को पीने का पानी, चलने की सड़कें, पढ़ने का स्कूल और जिसमें स्वास्थ्य मिल सके ऐसा अस्पताल नहीं दे सके। परंतु इन 10 वर्षों में देश बदला है। ये देश की जनता देख भी रही है और उसे स्वीकार भी कर रही है। एक और बात कहता हूं, राजन जी ने एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया है कि किस तरह से आज बेंगलोर को खाली कराया जा रहा है पानी के अभाव में, परंतु उसका मैनेजमेंट कहां से किया जा रहा है? देखिए,
कि पानी के भीषण संकट में भी वहां की कांग्रेस की सरकार वहां होली पे पानी ना खर्च करे इसके लिए विज्ञापन दे रही है, उसमें भी तुष्टीकरण हो रहा है। जल संग्रह की कोई नीति नहीं है, जल वितरण की कोई नीति नहीं है, और किस तरह बेंगलोर को इस सूखे से बचाया जाएगा इसकी भी कोई नीति नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो जितनी गारंटियां, ये आप आने वाले चुनाव में अभी देखेंगे कर्नाटक का रिजल्ट, जिसके प्रदेश की जनता ने वहां कांग्रेस को चुना था, आप देखेंगे आने वाले समय में 2 महीने बाकी हैं। परंतु देश का ये दुर्भाग्य है कि आज लोकतांत्रिक संस्थाएं जब अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही हैं। एक बात और बताता हूं, अभी मेरे साथी तनय जी कह रहे थे कि देश बट रहा था। देश श्रीमान आपके पुरखों के काल में बट रहा था, जब इस देश में धारा 370 लगाकर देश के एक हिस्से को अलग कर दिया था। हमने तो उसे जोड़ने का काम किया है। देश के नक्शे पर लकीर खींचकर पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश जैसे 2 देश बना दिए आपने। देश तब बट रहा था। आज तो देश के एकीकरण की बात हो रही है, देश को विषय पर जवाब ले लूंगा तनय जी से। फाइनल के नाम पर अब चूंकि इतने लोग जा चुके हैं पार्टी से, फिर भी कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो लोग कारगर नहीं थे, जो निजी स्वार्थ रखते थे, वो किसी न किसी वजह से दल छोड़ करके गए हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में और भी कुनबा घटता दिख सकता है? क्या कांग्रेस ने इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, कोई मंथन चल रहा है कि पार्टी का नुकसान होने से बचा सके चुनाव के समय? देखिए अमित जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पार्टी में सब तरीके से निरीक्षण चल रहा है कि कैसे संगठन को और मजबूत बनाया जाए। जो अभी मजबूत संगठन है उसको कैसे और मजबूती दी जाए जी। तो इस बात पे सारे बड़े नेताओं से चर्चा चल रही है, सबके सुझाव लिए जा रहे हैं, सबके सुझावों पे काम किया जा रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी नए अध्यक्ष जीतू पटवारी जी नियुक्त हुए हैं, तो वो अपने हिसाब से कार्य प्रणाली और एक संगठन बनाने की पूरी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। वो उसको छोड़ नहीं रहे हैं। वो ना किसी भी छोटे से कार्यकर्ता से भी पूछा जा रहा है कि आप क्या देखना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी में, अच्छा आप कैसे देखना चाहेंगे। सबका जो है फीडबैक लेके काम किया जा रहा है। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, मुझे लगता है कि कार्यकारिणी पर ही आपका जवाब होगा, लेकिन फिर भी आपका जवाब दे जी ब्रिज गोपाल जी। एक प्रश्न जो मेरा, बस एक प्रश्न मेरा जी तनय जी, आपकी बात रखें जी जल्दी से जी। क्योंकि आप आश्वासन से दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें आ रही हैं, तो आपको कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज करने की क्या जरूरत पड़ रही है? ठीक है लोया जी, कांग्रेस कह रही कि जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 400 सीटें आएंगी, तो फिर क्या किसी तरह का डर है कांग्रेस पार्टी से? क्यों कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ रही कांग्रेस की? जी हमें कोई भी डर नहीं है। मैं आपसे फिर कह दूं, हम तो अपना कुनवा कुछ बढ़ाते हैं। हमने 163 सीटें जीती हैं, अभी कांग्रेस को 67 सीटें मिली हैं, इनसे 100 सीट ज्यादा मिली हैं। तो भी हम अपनी विचारधारा को बढ़ाने का काम हम उम्र करते रहेंगे। जिस दिन इस देश में अभी 400 पार जाएंगे, उसके बाद भी अपना कुनबा बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि जिस विचार और संस्कार को लेकर हम चल रहे हैं, उससे देश की पूरी की पूरी जनता इत्तेफाक रखे। और सभी, यदि हमारी बात सही है तो उसे सभी स्वीकार करें। आज बहुसंख्यक लोग स्वीकार कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सब स्वीकार करें, क्योंकि विकसित भारत कौन का सपना नहीं है, गरीब कल्याण किसका सपना नहीं है, समृद्ध भारत किसका सपना नहीं है। तो बीजेपी की अपनी नीतियां हैं और कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि भले कुनबा घटा है, लेकिन जितने भी काम के व्यक्ति थे, शीर्ष पंक्ति के नेता थे, वो अब तक पार्टी के साथ जुड़े हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।